नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक हफ़्ते से, ये 15 दिन से अगर आप कह लें, तो हम ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत से नए इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत से मंसूबों का आगाज़ किया है, और यूँ ऐसा लगता है कि इमरान खान की हुकूमत उस नैरेटिव को जो अपोजिशन ने और मीडिया ने उसके गिर्द बिल्डअप किया था कि ये नालायक हैं, ये डिसफंक्शनल हैं, ये गवर्न नहीं कर सकते, ये कोई प्रोग्रेस नहीं करते, उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश की है। और मैं वो मंसूबे क्या हैं, वो मंसूबों की एक बुलेट पॉइंट शक्ल की तफसील जो है मैं आपके सामने रखता हूँ, आप समझ सकेंगे फिर मैं क्या कह रहा हूँ। एक दिन पहले, पिछले 24 घंटों में, वज़ीर आज़म ने दयामर भाषा डैम कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया और वज़ीर आज़म ने यह दावा किया कि 50 साल से ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो सका था। ये डैम जब मुकम्मल होगा तो पन बिजली से 4500 मेगावाट पाकिस्तान के ग्रिड में ऐड करेगा, जो सबसे सस्ती फॉर्म है बिजली की। वज़ीर आज़म का ये कहना था। इससे पहले 14 जुलाई को वज़ीर आज़म ने सेकंड फेज़ ऑफ कामयाब जवान प्रोग्राम जो है उसका उन्होंने आगाज़ किया। फिर हुकूमत ने इससे 2 दिन पहले ये दावा किया 12 जुलाई को कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में तकरीबन 30% जो है कोविड-19 इन्फेक्शन के रेट में कमी हुई है। इससे एक दिन पहले जब वज़ीर आज़म लाहौर में थे तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने एक नए लाहौर शहर के मंसूबे का आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लाहौर के नॉर्थ में 400 किलोमीटर पर फैला हुआ ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट होगा, जिसे न्यू लाहौर कहा जा सकता है, रावी के किनारों पे। ये जहन में रखें कि इस वक्त जो मौजूदा लाहौर है वो 1700 किलोमीटर के ऊपर फैला है, और यूँ हुकूमत एक बहुत बड़े बोनंजा, रियल एस्टेट बोनंजा को किक स्टार्ट करने की हुकूमत जो है बात करते नज़र आती है। उससे सिर्फ एक दिन पहले नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट को हुकूमत पाकिस्तान ने 30 अरब रुपए का जो है सब्सिडी का ऐलान किया, और उसके साथ बहुत सी मॉर्गेज स्कीम्स जो हैं वो सामने लेके आए। उससे सिर्फ अगर 3 दिन पीछे चले जाएं तो $1.5 बिलियन का आज़ाद पतन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसका वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया, जो बताया जाता है कि सीपेक के साथ उसका लिंक है। और उससे चंद दिन पहले 2.4 बिलियन के हाइड्रल प्रोजेक्ट जो है कोहाला में, उसका भी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया। इस सारे टाइम पीरियड में जिसे मैं देखता हूँ कि वफाकी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत जो है, अपने गिर्द जो एक नैरेटिव है डिसफंक्शनैलिटी का, लैक ऑफ गवर्नेंस का, इनिशिएटिव नहीं है, तरक्की नहीं है, हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही है, उसे बदलने की हुकूमत ने कोशिश की है। दूसरी तरफ इसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात है PMLN नवाज शरीफ साहब की, वो ख़ासे हद तक खामोश रहती है, लेकिन पाकिस्तान की जो तीसरी बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके जो चेयरपर्सन हैं बिलावल जरदारी भुट्टो, उन्होंने हुकूमत पे और इमरान खान पे ताबड़तोड़ हमले किए, और उन ताबड़तोड़ हमलों के अंदर उन्होंने ये भी आइडिया इन्वोक किया है कि इमरान खान की हुकूमत और उनके रफ़्क़ाकार, उनके कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो करप्ट हैं, और वज़ीर आज़म के साए तले जो है वो बहुत सी करप्शन हो रही। अब लोग इसको एक नॉर्मल रवायती टेलीविज़न प्रोग्राम में इसे देखेंगे कि ये कंक्रीट रियलिटीज़ हैं, ये इल्ज़ामात हैं, ये एलिगेशन हैं, लेकिन हम इस प्रोग्राम में ज़रा ज़्यादा बेहतर बात करते हैं, सुलझी भी बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि 2 कम्युनिकेशन स्ट्रैटजीज़ हैं। एक तरफ वफाकी हुकूमत की और इमरान खान की गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन स्ट्रैटजी हमारे सामने आती है, तो दूसरी तरफ हम PPP की कम्युनिकेशन स्ट्रैटजी जो है बिलावल भुट्टो की देखते हैं, और इसी से हम बात का आगाज़ करेंगे। 2 बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस हमारे साथ हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब, जो इससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। मैं उनको निकनेम उनका है गैलीलियो ऑफ पाकिस्तान, 400 ईयर्स लेट। वो मेरे साथ हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। उनके साथ ही हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत से लोग समझते हैं कि डॉक्टर नफीसा शाह शायद कोई मेडिकल डॉक्टर है, MBBS किया उन्होंने लाड़काना से, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट किया हुआ है सोशल साइंसेस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और उनका थीसिस जो है वो सिंध की औरत के हवाले से। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, क्या आप मुझसे एग्री करती हैं कि आपकी पार्टी जो पिछला नैरेटिव था वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, उसे तब्दील करने की कोशिश कर रही है? अब आप उसमें आपने ये करप्शन का एक एलिमेंट जो है वो ऐड कर दिया है। आपको लग रहा है कि पिछला सौदा जो है वो बिक नहीं रहा डिसफंक्शनैलिटी का, बिकॉज गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड अपने आप को फंक्शनल शो करना चाह रही है। देखिए, इनएफिशिएंसी और करप्शन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब मुझे बताएं कि अभी आज जो हमारा हॉट टॉपिक था, मैंने उसमें पार्लियामेंट में भी डिबेट किया और एक प्रेस टॉक भी की,
तो आज कल जो सिविल एविएशन की तरफ से मस्कत में ओमान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसकी तरफ से जो वजाहत मांगी गई हमारे पायलट्स के बारे में, तो कल की सिविल एविएशन के डीजी ये लिखते हैं इन राइटिंग कि इनके लाइसेंसेस सारे के सारे वैलिड थे, इनके लाइसेंसेस सारे के सारे जेन्युइन हैं, और ये जो अफवाहें हैं ये मीडिया की तरफ है। अब मुझे बताएं, ये जो अफवाहें फैलाने में पीटीआई के मेन कैबिनेट मेंबर सरवर खान साहब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, एटलीस्ट हाफ अ डजन टाइम्स उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उसकी वजह से आपका डेली का नुकसान हमें रिपोर्ट बनाए, हमारा कंजेक्चर है, इट वी मे बी रॉन्ग, कि इसमें करोड़ों के हिसाब से डेली का नुकसान हो रहा है, और आपकी पीआईए हैज क्रैश्ड टोटली ग्राउंडेड। और अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपकी एविएशन जो है वो ग्राउंड हो जाएगी। सिविल एविएशन को डाउनग्रेड किया है टू नंबर 1 और नंबर 2, मतलब रॉक बॉटम, और इससे आपको आपकी कोड शेयरिंग भी नहीं हो सकेगी। अब मुझे बताएं कि हुकूमत के अपने स्टेटमेंट, अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के तहत एक पूरा के पूरा इदारा जो है वो उन्होंने तबाह कर दिया है। दे हैव एक्चुअली शुक दैट डिपार्टमेंट टू द कोर। अब इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा। आज स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में इजलास था, एक तरफ सिविल एविएशन बैठी हुई थी, एक तरफ मिनिस्टर बैठा हुआ था, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। अब नाउ व्हाट इज दिस? साहब का जवाब मैं आपकी बात समझ गया हूं। आपने रफी साहब बड़ी आपने दुखती रख पे, आपने हुकूमत की दुखती रख पे, आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया है। फवाद चौधरी साहब, नफीसा ने आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। जो कुछ भी किया सरवर साहब ने, एविएशन मिनिस्टर ने, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का ब्लंडर था। कुछ कहना उनको किसी और तरह से चाहिए था। अल्फाज उन्होंने जब फेक लाइसेंस के यूज़ किए, और अब जो सिविल एविएशन ने ख़त लिखा है ओमान को, जैसा कि वो कह रही हैं, जो डॉन अखबार की मेन मैं समझता हूँ हेडलाइन भी थी, वो तो बेसिकली तौर पर अब आप जो है उसमें से निकलना चाह रहे हैं, उस मुसीबत में से जो आपने खुद पैदा की है। ये तो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का ब्लंडर किया हुकूमत ने, और इससे आपने पीआईए को और एविएशन को पाकिस्तान में तबाह बर्बाद कर दिया, उसकी ब्रांड पावर को। देखिए, ये सवाल तो बुनियादी तौर के ऊपर गुलाम ज़फ़र खान साहब से आपसे पूछें, क्योंकि वो फैक्ट्स के ऊपर जो है उनको कमांड होगी, वो बता पाएंगे कि क्या मामला है क्या नहीं है। जो जहाँ तक मामला है इस बात का कि पायलट्स का जो मामला है, बड़ी सीधी बात है। इस पीआईए हो, सिविल एविएशन हो, पीटीवी हो, एपीपी हो, इसको तबाह करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो नफीसा शाह साहिबा के जो अंकल्स हैं, जैसे खुर्शीद शाह साहब हों और बाकी हजरात हों, उनका बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से इन्होंने भर्तियाँ की, स्पेशली जिस तरीके से आके खुर्शीद शाह कमेटी बनाई गई और उन्होंने 1997 से लोगों को रेगुलराइज किया, उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक इदारा नहीं, दर्जनों इदारे बैठ के, जिसमें पीआईए शामिल है, जिसमें स्टील मिल शामिल है, जिसमें पीटीवी शामिल है, एपीपी शामिल है, पीआईडी शामिल है, और एक लंबी कतार है उन इदारों की जिनका बेड़ा जो है इन्होंने गर्क किया अनफॉर्चुनेटली। जहाँ तक इस पर्टिकुलर इशू का ताल्लुक है कि ये क्या हुआ, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो प्रेजेंटेशन दी उसमें वो कहते हैं कि कम से कम 37 पायलट्स ऐसे हैं जो जिनके पेपर्स जो जब हो रहे थे तो वो हमारे लॉग बुक के मुताबिक वो एक्चुअली उस वक्त फ्लाइट कर रहे थे। इसी तरीके से जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी जगह के ऊपर कई और लोगों ने जो है वो पेपर दिए और वो इस तरह से पास हुए। और अगर सिविल एविएशन अथॉरिटी रिकॉर्ड से जो चीज़ें साबित कर रही है अगर वो दुरुस्त है, तो मुझे बताइए कि ये कहना कि फ्रॉड से पर्दा उठाना बहुत बड़ा जुल्म है, तो उस मेंटालिटी को हम क्या कहें? बुनियादी तौर के ऊपर तो ये वही एक फ्रॉडस्टर मेंटालिटी है। इनका आप सही कह रहे हैं, इनके जो आपकी बात में बड़ा वजन है कि आपकी बात में फवाद बड़ा वजन है कि वहाँ बड़ी सीरियस इरेगुलरिटीज थी, और जो एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस APLT गालबन उसको कहते हैं, जो कमर्शियल लाइसेंस के बाद दिया जाता है 1500 घंटे मुकम्मल करने के बाद, उसमें सीरियस इरेगुलरिटीज थी उसकी लाइसेंसेस के अंदर। सिविल एविएशन का जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट था वहाँ पैसा वैसा चल रहा था, क्योंकि 70% उसका पास परसेंटेज था।
लेकिन जो अगर मेरा जो इस्तदलाल है वो ये है कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए फेक लाइसेंस के, बहरहाल ये पायलट के पास कमर्शियल लाइसेंसेस थे, ये 1500 घंटे चला चुके थे, ये सिमुलेशन एक्सरसाइजेज भी कर चुके थे। इरेगुलरिटीज़ को जब फेक लाइसेंस कहा उस पर इंडियन मीडिया ने, दुनिया के मीडिया ने बिल्डअप कर लिया, यूरोपियन रेगुलेटर ने, अमेरिकन रेगुलेटर ने, बरतानवी रेगुलेटर ने, GCC कंट्रीज ने उसमें बिल्डअप, और अब आप उसी ब्लंडर से पीछे हट रहे हैं। जब DG सिविल एविएशन खतूत लिख रहे हैं तो बेसिकली उसी ब्लंडर की वजाहत कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आपकी गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर ने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का ब्लंडर किया। नहीं, ये जो आपकी बात है मीडिया में जो एक्सप्लेनेशन है, ये यकीनी तौर के ऊपर मेरे ख्याल बेहतर भी हो सकती थी, और इसमें जो अल्फाज का चुनाव है वो मुख्तलिफ भी हो सकता था, लेकिन इससे हकायक नहीं बदल जाते। हकायक ये हैं कि जिस तरीके से इन इदारों को तबाह बर्बाद किया गया, ज़रूरत है कि हम उन इदारों को वापस अपने पाँव के ऊपर खड़ा करें और उनकी क्रेडिबिलिटी बहाल करें। अगर आप ये माने कि जहाँ पे ये जिस तरह 104 पायलट जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आपने क्यों लिखा कि उनके लाइसेंस सही है, 104 पायलट्स के तमाम जो रिकॉर्ड है उसको देखा गया, वो रिकॉर्ड सही पाया गया और कह दिया गया कि इसका रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जिन बाकी 232 के करीब पायलट्स हैं या 237 जिनके बारे में पता चला कि उनका रिकॉर्ड सही नहीं है, उनको ग्राउंड कर दिया गया। जो 450 पायलट हैं जिनका लाइसेंस बिल्कुल सही है, नफीसा PIA में है और चला रहे। हाँ, देखिए पहले तो फवाद चौधरी ने मेरे अंकल्स का जिक्र किया, यह है कि अल्फाज का गलत इस्तेमाल हो गया, अल्फाज का गलत इस्तेमाल हो गया होगा गुलाम सरवर खान से, लेकिन जो बेस रियलिटी है कि आपकी गवर्नमेंट ने यूनियन बाजी के साथ मिलके जो बेसिक कोर स्ट्रक्चर है सिविल एविएशन का उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। कि ये सारा गंद और ये मामला तो हो रहा था ना कराची के अंदर सिविल एविएशन लाइसेंसिंग के अंदर, कि वहां पर एग्जाम जो है कोई और दे रहा था, वो फ्लाई कर रहे थे पायलट, इम्पर्सोनिफिकेशन का इशू था, चीटिंग हो रही थी वहां पे एग्जाम पास करने के लिए जो प्रोफेशनल एग्जाम था। देखिए ये सारा नैरेटिव उस वक्त चलता है जब आप ऑपोजिशन में बैठे हो। इनको 2 साल हो गए हैं, ये हुकूमत में आ गए हैं। पहले तो मैं इनको थोड़ा करेक्ट करूं कि पुरशीशा मेरे भाई हैं, मेरे अंकल नहीं हैं, और जब वो ये फैसले कर रहे थे तो फवाद चौधरी साहब के भी काफी चक्कर वजीर आजम हाउस में लगते रहते थे, उनकी एसोसिएशंस थी। आज वो बड़ा खुल के बात करते हैं, अपनी हुकूमत पर भी तनकीद ठीक ठाक करते हैं, विच आई रियली अप्रिशिएट कि वो ऑनेस्ट है। तो उस वक्त क्यों नहीं बोल पड़े कि ये गलत पॉलिसी है, आपने क्यों नहीं प्रेस टॉक किया। और ये जो एम्प्लॉइज हैं, ये ओवर द इयर्स एम्प्लॉयड, ये जो पायलट्स का जो जिक्र हो रहा है, में करते हैं, ये पीपल्स पार्टी में थे क्या? ये जो पायलट थे, लेट मी जस्ट फवाद चौधरी किस कैपेसिटी में करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? सॉरी, अपने हुकूमत के काफी इन्होंने पोल खोले। सही है, वो इज अ कम्युनिकेशंस पर्सन, तो वो ऑनेस्टली बात कर रहे हैं। उस वक्त अगर उन्होंने रॉन्ग डूइंग देखी थी तो वो तो ठीक ठाक उनके एसोसिएशंस थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ, उनकी सेल्फियां लगी हुई हैं। उस वक्त क्यों नहीं बोले फवाद चौधरी साहब? और इस वक्त जो हमारे ऊपर ये सारा मलबा डाल रहे हैं, पिछले 2 साल से ये हुकूमत में है। ये जो कमेटी बनी है, आई वॉन्ट टू डू अ फुल डिबेट विद देम। ये जो कमेटी बनी है, आप उसमें जो मेंबरान देखें, उनके क्रेडेंशियल्स देखें कि वो क्या है। इस लिस्टों में इतनी गलतियां हैं, जहां नाम है तो उसके अगेंस्ट उस पायलट का ID कार्ड गलत है, उसके अगेंस्ट उसका जो लाइसेंस है वो गलत है। कई लोगों ने तो लाइसेंस के लिए मतलब दे आर इन द प्रोसेस, तो उनके लाइसेंस बने ही नहीं, वो कैसे फेक होंगे। सम पीपल वर हायर्ड इन द 70s, सम वर हायर्ड इन द 80s, सम वर हायर्ड इन द 90s। ये सारा के सारा हमारे ऊपर मलबा डाल रहे हैं। देखिए इनकी अपनी एक तो बदनीयती है, दूसरा दे नीड टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर कि क्या इस वक्त जो लोग PIA को चला रहे हैं, जो सिविल एविएशन को चला रहे हैं, उनकी क्या अहलियत है। what sort of credentials do they have to run a commercial airlines? तो ये कहना, और 2 साल से इनके पास ये लिस्ट मौजूद थी, तो क्यों नहीं एक्शन उन्होंने उसके ऊपर किया? क्रैश के साथ क्यों मिक्स किया उन्होंने? क्रैश का स्टोरी अलग थी और ये एक पैरेलल स्ट्रीम थी। अगर रिफॉर्म्स करने जा रहे थे तो यू कुड हैव सेड कि वी आर लुकिंग एट ऑल द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, और उसको किसी बोर्ड के जरिए आपने अपनी डर्टी लिनन पब्लिक में जो है वॉश किया, इंटरनेशनल वर्ल्ड में। एंड एवरीबडी जो PIA के लिए एयर स्पेस रिस्ट्रिक्ट करना है अपने, सारे के सारों ने मिनिस्टर की पब्लिक स्टेटमेंट का हवाला दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पायलट PIA के पीपल्स पार्टी के जमाने में भर्ती हुए हैं, उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जो मिनिस्टर एविएशन है, his statement, his public statement
has caused such questions. और इस वक्त ये वजाहतें दे देकर थक जाएंगे, लेकिन ये जो चेंज है ना, ये जो तबाही है, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. And they have done it to themselves, but they have done it to this country. आपकी हुकूमत ने डर्टी लिनन वॉश की और इंटरनेशनली वॉश की. देखिए बात यह है कि पहली बात तो कुछ मैं फैक्ट्स जो है वो करेक्ट कर दूं. पहली बात तो है कि ये जो इंक्वायरी है ये 2010 और 2018 के दरमियान यानी 8 सालों के दौरान जो पर्चे हुए हैं, जो एग्जाम्स हुए हैं, ये उनके बारे में है. सो लिहाजा जो तमाम पायलट्स हैं या पीपल्स पार्टी के दौर में आए या जो है वो इनके दौर में आए, PMLN के दौर में आए. PMLN के दौर में ज़्यादा हैं क्योंकि 5 साल पूरे जो है वो उनके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर के भी जो है वो सारे हैं. दूसरा देखिए, ये एक बात बड़ी अजीबोगरीब है कि अगर आप पकड़े जाएं, मुल्क का साबिक सदर जो है वो पकड़े जाए, उनके अकाउंट्स पकड़े जाए, तो आप इसको इसलिए ना बयान करें कि बाहर बदनामी होगी. मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म का नाम पैनामा में आ जाए, पैनामा इसलिए ना चलाया जाए कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की बदनामी होगी. फलाना बड़ा बंदा पकड़ा जाए, उसको इसलिए ना किया जाए कि बदनामी होगी. फलाना माफिया पकड़ा जाए, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मुल्क की बदनामी होगी. मुल्क की बदनामी कतई तौर पे इन चीजों से नहीं होती. मुल्क की बदनामी यहाँ बदनामी के अलावा PIA का और एविएशन की जो ब्रांड पावर है वो रिड्यूस हो गई है ना. यहाँ खाली बदनामी का मसला नहीं है, यहाँ एक्शन ले लिया है दूसरे रेगुलेटर्स ने. इसको ये तो देखने का तरीका ये है कि अगर आप ये देखने का तरीका है, अगर आप ये समझें कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप सच बोलेंगे तो उसका मतलब ये है कि कल आपका इदारा ये सीना ठोक के कह सकता है कि देखिए हमारे यहाँ ये हुआ था, स्कैंडल हुआ था, हमने पकड़ा, हमने तहकीक की, हमने इसको आखिर तक पहुंचाया. दूसरा तरीका वो है जो डॉक्टर नफीसा कह रही हैं कि आपको हर चीज जो है इसको फिक्स करेंगे अब आप के नीचे कर देनी चाहिए. जी दोबारा बोलिएगा. इसको फिक्स करके दिखाएगी आपकी हुकूमत? यही प्रोसेस चल रहा है ना. दो ही तरीके हैं ना, या तो आप फिक्स कर देंगे या अंडर द कारपेट कर देंगे. डॉक्टर नफीसा कह रही हैं कि जब भी इस तरह का कोई स्कैम पकड़ा जाए, जब भी कोई बड़ा बंदा पकड़ा जाए, माफिया पकड़ा जाए, तो एक्चुअली आपको चाहिए कि उसको कारपेट के अंदर नीचे कर दें. उसकी बिल्कुल तहकीक नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके नतीजे में बड़ी बदनामी होती है. हमारा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है. हम कह रहे हैं कि जब भी इस तरह का स्कैम आएगा आपको उसको एक्सपोज करना है, आपने पकड़ना है, उसको फिक्स करना है. ये तो एक नजर का तरीका है, एक देखने का तरीका है और अप्रोच का है. मुझे ब्रेक लेने दीजिए. वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, वेरी इंटेलिजेंट डिबेट बिटवीन टू की पॉलिटिशियंस. मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं फिर आपसे वापस शुरू करता हूं. डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, वेरी इंटेलिजेंट डिबेट, आई मस्ट से. ब्रेक के बाद इसको हम रिज्यूम करते हैं आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन वेलकम बैक. बात को आगे बढ़ाते हैं. डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, ये सही है कि हुकूमत की एक जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इशू है उसको तो आपने पकड़ लिया, लेकिन जो दूसरी तरफ आप स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, जहां बिलावल जरदारी भुट्टो गुज़िश्ता 72 घंटों में मसलसल करप्शन के हवाले से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं इमरान खान पे, उनके रुफ़क़ाए कार पे, इस हुकूमत पे, इस सौदे को कैसे आप बेचेंगे? बिकॉज ये बड़ा मुश्किल लग रहा है बेचना, बिकॉज इस हुकूमत की तो जनरल रेपुटेशन है कि इसकी बड़ी इंटेग्रिटी है, ये लोगों को फायर कर देते हैं, लोगों को निकाल देते हैं, जबकि जरदारी बिलावल साहब की खुद भी ये भी देखें कितना मुश्किल है. कोई ये नहीं सेल कर सकता कि बिलावल भुट्टो करप्ट हैं, लेकिन जरदारी साहब जो हैं उनको कोई ऑनेस्ट सेल नहीं कर सकता. उनके बारे में इस किस्म की एक रेपुटेशन है जिसे साफ करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो इसी तरह से इमरान खान की हुकूमत की रेपुटेशन को करप्शन पर लेना जो है, गिरा देना जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है. क्यों ये स्ट्रेटजी इख्तियार कर रहे हैं, क्या वजह है? पहले तो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की, जो आर्ग्यूमेंट की, मैं अगेन उनसे ये सवाल पूछूंगी. जब इस पे बात करूंगी तो उस पे भी वो जवाब दे देंगे. उस पे तो बड़ी बहस हो गई है. दोनों चीजें सही नहीं हो सकती. ही इज स्टैंडिंग विद द मिनिस्टर. वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि पायलट्स के लाइसेंसेस जो है फेक है. तो सिविल एविएशन ने क्यों वजाहत दी और कितनी वजाहत है ये मैं आपको लिख के दे देती हूँ. इस वक्त डेली कम्युनिकेशंस हैं, डेली. सिविल एविएशन को डाउनग्रेड कर दिया गया है. अब उनको 1000 वजाहतें उनको देनी पड़ेंगी, 1000 वजाहतें PIA को देनी पड़ेंगी और 1000 वजाहतें इनकी मिनिस्ट्री को देनी पड़ेंगी, इनके प्राइम मिनिस्टर को वजाहतें देनी पड़ेंगी. और उन सब में ये कहेंगे जो लैंग्वेज सिविल एविएशन की है वही होगी. तो फिर क्या दुरुस्त है कि वैलिड लाइसेंसेस थे या नहीं थे? और मिनिस्टर का कहना है फेक लाइसेंस, You have a point. फेक लाइसेंस थे.
नहीं, you have a point कि मिनिस्टर ने कैसी गलती की है, मेरा ख्याल उसके बाद गुलाम सरवर कहीं नजर भी नहीं आया किसी पब्लिक फोरम में। No issue. He did not say irregularities. He said fake licenses. जहां तक आप पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, that's the name of my chairman of the People's Party. जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की तबादला नहीं है, जो हुकूमत की कारकर्दगी है, वो तो दिल्ली के हिसाब से आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे कह रहे हैं कि दिस इज अ क्लीन गवर्नमेंट। जिस डायरेक्शन में आप देखें, आप बीआरटी की तरफ देखें, आप मालम जब्बा की तरफ देखें, आप अजमल वजीर की रिकॉर्डिंग देखें, आप उज़मा कारदार की रिकॉर्डिंग जो लीक हुई है आप उसको देख लें, आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सेम कंपनी जो बीआरटी इस्लामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट, देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं क्यों कहता हूं। देखिए उस्मा कारदार का एक इशू है इनअप्रोप्रिएट टॉक का, अजमल वजीर को उन्होंने हटा दिया, जैसे ही उनके ऊपर इल्जाम लगा उन पे हटा दिया। ये तो पिछले 10 वर्ष में नहीं हुआ ना कि जैसे ही किसी मिनिस्टर पे इल्जाम लगता है उसको, मेरा मतलब है कि जो मालम जब्बा है उसमें कोई इतना सब्सटेंशियल है नहीं, वो कई सालों से चीज चल रही है, कोई बड़ी चीज तो इस हुकूमत के सामने नहीं आ रही जिसकी बेसिस पे आप करप्शन का, ये बड़ी चीजें नहीं है। अजमल वजीर वाज अ डायरेक्ट अपॉइंटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही वेंट फ्रॉम इस्लामाबाद एंड ही डजंट हैव द स्टेटस ऑफ द मिनिस्टर इज विद द चीफ मिनिस्टर। तो अगर इसमें सिर्फ कोविड में ये गुफ्तगू है तो हमें क्या पता कि पीछे इसका और क्या क्या होगा, और कौन से इनके हर, लेकिन उन्होंने उसको हटा दिया ना फौरी तौर पे। नहीं तो उस पे जेआईटी बनाए ना। देखिए शुगर स्कैंडल में जेआईटी क्यों नहीं बनी? हमारे तो आप पता नहीं कितने सालों से हजार रिपोर्ट्स की जेआईटीज बना के रखी हुई आपने। जब आपको आर्म ट्विस्टिंग करनी होती है कि एक जेआईटी का एक पेज निकाल लेते हैं, जैसे वो हमारे गार्बेज कैंस के जो मिनिस्टर हैं जो गार्बेज फैलाए कराची में, पीपल्स पार्टी को, डॉक्टर नफीसा शाह को ये लगता है कि ये एक करप्शन का नैरेटिव भी आपके गिर्द, एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी उन्होंने बदली है, ये आप एक करप्शन का नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं इमरान खान की, बहुत ज्यादा करप्शन है कि मेरा मुझे लगता है कि डॉक्टर नफीसा खुद भी, जो डॉक्टर नफीसा तो काफ़ी सीरियस खातून है, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो लोग जो थोड़ा जो है जिनके सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, वो रात को जब सुनते होंगे कि हमने किसी पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हैं तो जाहिर है वो खिलखिला के हंसते भी होंगे कि देखें हमने कितना अच्छा मजाक किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से पहली बात तो आपने जिस तरह से कही, इस हुकूमत के ऊपर देखिए तनकीद जो है वो तो हो सकती है और बहुत सारी तनकीद जो है वो जायज़ भी है, लेकिन इमरान खान के ऊपर, पीटीआई में कैबिनेट के ऊपर, बाकियों के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम जो है वो जाहिर है कि लगाना बड़ा मुश्किल है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका विजन है, इसके ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट भी हैं, बड़ी जो है वो इसके ऊपर वो बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। और लोगों को भी पता है कि यहाँ पर अगर रहना है तो आपने अपने आप को इस मामले में बिल्कुल बचा के रखना है, लिहाजा इस तरह का कोई इल्ज़ाम जो है वो इस हुकूमत के ऊपर जो है वो लगता नहीं है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का अपना एक नैरेटिव का ताल्लुक है, देखिए अभी तक तो अपोजिशन में कि अपने क्राइसिस इतने बड़े हैं कि वो हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं है, ना तो उनकी आवाज़ में कोई एतमाद है, ना ही लोग समझते हैं कि वो क्रेडिबल इनफ है कि उनको यकीन किया जाए। लिहाजा पीपल्स पार्टी और PMLN की क्रेडिबिलिटी जो है वो इस हद तक मशकूक है कि हुकूमत के ऊपर उनकी तनकीद का कोई वजन नहीं लिया जाता। और ये आपको पता है, मैं बात जब करता हूँ कि बहुत हकीकत से दूर नहीं रहता। PMLN तो खामोशी है बाय एंड लार्ज, नहीं वो PMLN तो बाय एंड लार्ज खामोशी रहती है। PPP खामोशी की वजह, उनकी खामोशी की वजह जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि उनके भाई लीडर नहीं पता कि कौन है। अभी जब तक ये तय ना हो, पाकिस्तान में चूंकि पार्टीज तो नहीं है, यहाँ तो लीडर पार्टी से बड़े हैं, लिहाजा जो लीडर है वो तय करता है कि पार्टी ने किधर जाना है, पॉलिसी क्या होगी। पार्टी तो नहीं तय करती कि लीडर की क्या पॉलिसी होगी। लिहाजा जब तक PMLN का अपना लीडर का क्राइसिस नहीं खत्म हो जाता, पता नहीं चलता उन्हें शहबाज शरीफ ने लीड करना है, मरियम नवाज ने लीड करना है, शहबाज शरीफ ने करना है, तो ज़ाहिर है वो डोरमेंट रहेंगे। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी पहले जब कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, और जब बेनज़ीर शहीद इसको लीड कर रही थी, तो ये जो पीपल्स पार्टी थी ये चारों सूबों की आवाज़ थी। इन लोगों ने तो बड़ी मेहनत से पहले इसे सिंध की पार्टी बनाया और अब उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसको सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी बनाने में।
तो जब पार्टी की अप्रोच ये हो, उनका एक आप समझिए कि उनका सियासी नैरेटिव इतना जो है वो महदूद हो, तो किसी के लिए क्या खतरा होंगे। लिहाजा इस वक्त ये पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर भी एक जो कोई इसलिए इनको फजलुर रहमान साहब को ढूंढना पड़ता है कि लोग वो लेके आए मदरसों से, तकरीरें हम कर लें और जो अपना जो है वो चने हमारे बिक जाएं और लोग जो है वो उनके आ जाएं। सो आपने देखा एक बिल्कुल हौच पौच है, इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर अपोजिशन का है नहीं। देखिए बहुत पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं, डिबेट मैं आराम से एड्रेस करूंगी। सबसे पहले तो उन्होंने वही करप्शन का नैरेटिव, देखें जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं वो शायद पीपल्स पार्टी की इन्वेस्टिगेशन से कम इनके अपने जो अंदर के लोग हैं, दे आर स्पिलिंग द बीन्स। अब मुझे बताएं अकबर एस बाबर कौन है? वो पीपल्स पार्टी का कारकुन तो है नहीं, ही इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ PTI और वो आज तक उसको पता नहीं कितने साल हो गए हैं, छोड़े भी 7-8 साल हो गए। इलेक्शन कमीशन में केस डाला हुआ है फॉरेन फंडिंग के हवाले से। अब कड़ी से कड़ी अगर आप जोड़े तो हाल ही में FIA रिपोर्ट एक बनी, वो भी इनकी जेर निगरानी बनी, जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब को का नाम लेके कहा गया है कि उनका और अबराज के जो हेड हैं अकबर नकवी साहब, उनकी और इनकी आपस में अच्छी दोस्ती है और फंडिंग के हवाले से भी इनको फंड्स देते रहे हैं। साहब से भी दोस्ती है, उनकी नवाज शरीफ से भी दोस्ती है। वो उसको छोड़ दे। 2009 में के इलेक्टेड तो आपने दिया। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं तो ऑफिशियल रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। मैंने तो कुछ इलेक्टेड किसने दिया था अबराज को? मैं इस वक्त रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट तो गोली मारे ना। आप मुझे बताइए कि किसने दिया अबराज, किसने, किसकी हुकूमत थी जब क्या करने देना, फिर आप इलेक्ट्रिक नहीं डॉक्टर साहबा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आपने कहा उससे इमरान खान का ताल्लुक था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि के इलेक्ट्रिक अबराज को किस सन में गया और उसमें हुकूमत किसकी थी? हमने प्राइवेटाइजेशन जो है वो जनरल मुशर्रफ के टाइम में हुई थी, हमने नहीं दिया उसको। और वो जो प्राइवेट 2009 में गया था, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद 2009 में गया था। लेकिन इस वक्त देखिए आपकी रिपोर्ट है, FIA की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। आपकी जेर निगरानी FIA है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा गया है और फंडिंग का भी उसमें जिक्र किया गया है, which is उसमें प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम लिखा गया है? नहीं, लेकिन FIR में तो कोई भी किसी का has been commissioned in this government। एक ये नंबर 1 डॉक्टर नफीसा, इस मुल्क पे FIR में कोई किसी का नाम नॉमिनेट कर सकता है। FIR का तो देखिए इस वक्त लोग कंपेयर कर रहे हैं। डॉक्टर नफीसा, FIR का तो मतलब है कि किसी ने जज की बेगम है, एक जज की बेगम है जो अपने शी इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, हस्बैंड इज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर हर एसेट्स जो बाहर मुंतकिल किए गए, राइट? द सेम इज द केस विद अलीमा बाजी। अब अलीमा बाजी अपना मनी ट्रेल नहीं दे रही हैं, व्हाई नॉट? शी हैज टू गिव अ मनी ट्रेल। इन्वेस्टिगेशन है जहां पे उन्होंने तो दे ही दिया था अपना मनी ट्रेल सारा FBR को। बात कीजिएगा ना थर्ड केस। नहीं, आप फैक्चुअली गलत बात कर रही है ना। अलीमा बीबी को तो बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, पूरी उन्होंने ट्रांजैक्शन दी, टोटल 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने ट्रांजैक्शन दी, वो केस सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया। आप बताइए उन्होंने कहां जवाब देना है? नहीं, उसके वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हमें JIT चाहिए। नहीं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। क्या जब सुप्रीम कोर्ट इज सेटिस्फाइड, हु आर यू टू बी सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड? नहीं, कंपेयरिंग क्या है? मैं आप गला फड़ के कहना शुरू कर दें, ना आपको फैक्ट्स का पता, ना आपको बैकग्राउंड का पता। ठीक है, नहीं पता। लेट मी रेज द क्वेश्चंस हियर, लेट द पीपल डिसाइड। व्हाई टू रेज द क्वेश्चन? अब आप खुद कह रही हैं कि आपको पता नहीं बैकग्राउंड का, आप बात कर रही हैं। फैसल वाउडा आपके कैबिनेट के मेंबर हैं। ये तो ड्राइवर के नाम पर 5 प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज, कोई क्यों नहीं नैब और JIT बनती? किसकी ये बताएं। फिर खुसरो बख्तियार, इस वक्त नैब में उनका केस है ऑफ एसेट बियॉन्ड मींस। सेम केस ऑफ खुर्शीद शाह को 300 दिन हो गए और इनको कोई पूछता नहीं है। क्यों नहीं जेल में, क्यों नहीं है? जहांगीर तरीन क्यों नहीं जेल में है? ECL पर क्यों नहीं है? You see that when you or how are the cases different? How are you saying they're not corrupt? And these people, ये तो पुराने खिलाड़ी हैं, ये हर हुकूमतों में आते जाते गए हैं। Where have they made their money? देखिए, these questions are just questions. डॉक्टर नफीसा, जब आप सिविल एविएशन के ब्लंडर की बात करती हैं तो आपके आर्गुमेंट में बड़ा वजन आ जाता है। जब आप सिविल
जब आप सिविल एविएशन और गुलाम सरवर के ब्लंडर की बात करती हैं तो सुनने वाले को महसूस होता है कि आपके आर्गुमेंट में बड़ा वजन है, लेकिन जब आप अलीमा की बात करती हैं, बाकी सब की बात करती हैं, तो यहाँ आपके आर्गुमेंट्स बड़े वीक ग्राउंड्स पे चले जाते हैं, बिकॉज वहाँ बाकी सारे जो पैरेलल सपोर्टिंग एविडेंस है वो आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट नहीं करते नजर आते हैं। वहाँ से अभी आप फेसबुक खोलें, ट्विटर खोलें और रिमार्क्स देखें कि हु हैज वन दिस डिबेट। मेरे क्वेश्चंस इफ दे हैव, देखें हमारी लीडरशिप के हवाले से तो 15, 20, 30, 40 केसेस हैं। वो जेलों में भी गए 12-12 साल, वो आज भी हाजिरियां भुगत रहे हैं। तो यही इसी किस्म के केसेस इनके हैं। और 7 एमनेस्टीज किसने दिया? मैंने तो नहीं दी। एवरी स्कैम दे हैव वाइटेंड। एसेट्स अगर बाहर कंट्रीज में है वो भी आप अंदर बुला लें, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। एवरी somehow the other फवाद चौधरी साहब, जी फवाद चौधरी साहब, somehow the other पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कन्विंस है कि वो एक करप्शन का भी नैरेटिव पीटीआई के गिर्द खड़ा कर सकते हैं। अब तक अगर उनको कामयाबी नहीं भी हुई और मीडिया इसको बाय नहीं भी कर रहा, उनको लग रहा है कि शायद ये नैरेटिव सेल होगा। आपने बाय कर रहा है, मीडिया बिल्कुल बाय कर रहा है। जो बाय कर रहा है मीडिया कर रहा है वो समझते हैं, मैं तो खैर नहीं कर रहा। देखिए मैं आपको बताऊं ना, एक करप्शन के इल्जाम आप उस तरह वो बंदा लगा सकता है जिसका पहली बात तो ये है कि अपनी कुछ मिनिमम क्रेडिबिलिटी हो। ये तो नहीं कि चलो वो कोई अपना फकीर ही होगा तो इल्ज़ाम लगाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई मिनिमम क्रेडिबिलिटी हो। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो ये बयान लगा रही है, ये जो बातें कर रही है, उनकी मिनिमम क्रेडिबिलिटी भी नहीं है किसी को चैलेंज करने की, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये इल्ज़ामात फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लगाए हैं वो इतने ज़्यादा आप समझिए कि फ्लिमजी हैं, उनमें इतनी ज़्यादा, मसलन अलीमा खान की वो बात करते हैं। अलीमा खान ने एक कंपनी कॉटन एंड कॉटन के नाम से वो यहाँ से अपनी एक्सपोर्ट करती थी। उन्होंने एक प्रॉपर्टी अमेरिका से, उनको पेमेंट दुबई में आई, उन्होंने अपार्टमेंट लिया, 2.5 करोड़ की टोटल वो प्रॉपर्टी थी। वो उन्होंने कहा कि चूंकि अमेरिका में था और दुबई से, तो पाकिस्तान में ना कमाया ना कुछ, तो यहाँ पे उन्होंने टैक्स उसको डिक्लेयर नहीं करना। बाद में उन्होंने लॉ में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आपको डिक्लेयर करना चाहिए था, उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया और साथ जुर्माना था वो जुर्माना दे दिया। अब वो कह रही है अलीमा भी, जो अपना डॉक्टर नफीसा शाह कह रही है कि हम मुतमईन नहीं हुए। भाई सुप्रीम कोर्ट मुतमईन है तो आप कौन होते हैं मुतमईन होने ना होने वाले? पहली बात। फिर उसके बाद ये जिस तरह से इन्होंने बात की है फॉर एग्जांपल खुसरो की या फैसल वाडा की, अगर फैसल वाडा मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उनके तमाम एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं, अगर आप समझते हैं कि उनके एसेट्स डिक्लेयर्ड नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन में उस वक्त जाते, आप उनकी पिटीशन फाइल करते, वो आपने फाइल नहीं की है, और जंग के बाद जो मौका याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने करी है खुसरो बख्तियार की। देखिए खुसरो बख्तियार हो, बाबर अवान हो, अलीम खान हो, सफदैन साहब हो, हमारे तमाम लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, इससे पहले उन्होंने रिज़ाइन किया है, वो जेल गए हैं, जमानतें ली हैं, वापस आए हैं। खुसरो बख्तियार के ऊपर कोई इल्ज़ाम फॉर्मल नहीं हुआ, और जब अगर फॉर्मलाइज होगा वो भी वही करेगा जो बाकियों के लिए असूल है। लेकिन ये तो ख्वाहिशों के ऊपर तो नहीं हो जाना कि ये मैंने कह दिया तो हो जाए। इसलिए ये तमाम जो इनके इल्ज़ामात हैं उनमें देखें ना, ये तो ऐसे ही कि वो आटा गूंदते हिलती क्यों है वाले हिसाब है, तो इसलिए इनके इल्ज़ामात पे कोई हैसियत नहीं है। मेरी नज़र में अगर अपोजिशन को किसी वक्त पॉलिटिक्स करना चाहती है, मेरा एडवाइस तो ये होगी कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम 24/7 जो है वो हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ते रहें। 24/7 हम एक जाली से स्कैंडल, जिस तरह से अभी नफीसा शाह बनाती रही है, उस तरह के हम स्कैंडल बनाते रहे, एक दूसरे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालते रहे। असल बात यह है कि ये 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है, इसको हमने आगे भी लेके जाना है या इस तरह ही हमने एक दूसरे को टके टोकरी करता रहना है? हमें एक मिनिमम कॉमन एजेंडा हुकूमत को और अपोजिशन को बनाने की तरफ आना चाहिए। एहतसाब के निज़ाम से आप मुतमईन नहीं हैं, ऑल्टरनेटिव दीजिए। 10 साल तो आप इसी निज़ाम के साथ रहे, आप लोग तो खुश थे, चेयरमैन से लेकर चपरासी तक का आपका अपना लगाया हुआ है, तमाम केसेस आपके अपने दौर के बने हुए हैं, तमाम जो वकील हैं वो आपके अपने हायर हुए हुए हैं। अब आप रोज उठ के कहते हैं कि निज़ाम ही सही नहीं है। तो अगर आपका निज़ाम दोबारा तमाम अपने दौर में इन्होंने इस्लाहात की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया, सवाए इसके कि महकमों में नौकरियां बेचें, ट्रांसफरें बेचें, ये करें वो करें, कोई सब्सटेंटिव काम नहीं हुआ। अब भी मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को सर जोड़ के बैठना चाहिए, ऑल्टरनेटिव इस्लाहात। ठीक, ब्रेक मुझे लेने दीजिए। क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा, जैसे फवाद चौधरी कह रहे हैं, वो हो सकता है? और फिर एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि
जो हम इसका भी जिक्र करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फरवरी में बिल्कुल पुरएहतमाद थे कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं, उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रोबस्ट थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो बाइडन की रेटिंग जो है उनसे बहुत बेहतर है। तो पीटीआई की हुकूमत भी अगर अपने 6 माह में 1 साल में अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लेगी, इलेक्शन से पहले अगर उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी तो फिर तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। ये भी एक सवाल है जो डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा से मैं समझना चाहूँगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, मैं क्विकली एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से। ये ऐन मुमकिन है कि 6 महीने 9 महीने में आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लें, आपकी पार्टी जो इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपकी पार्टी ऐसा लग रहा है कि टाइड इज टर्निंग अगेंस्ट द पीटीआई। ये आमिर लियाकत हुसैन साहब का इस्तीफे का कहना कि मैं कराची में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ वगैरह वगैरह, इस पर क्या आपका रद्द अमल है? देखिए जी, बात यह है कि आमिर लियाकत साहब हों या बाकी MNAs हों, गिले होते रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो है वो एक्सप्रेशन भी, हमारी पार्टी में फ्रेंकली पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जहाँ पे आप खुल के एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं और जो है वो वहाँ पे इतना उसको लिया भी जाता है कि अगर कोई नाराज़ है, ये बात की है, कोई ऐसी क़यामत नहीं आ गई। बाकी पार्टीज़ में तो आपको पता रवाज ही नहीं है डिसेंट करना का अपनी पार्टीज़ के साथ, या लीडरशिप को बताने का कि आप किस कदर जो है वो क्या पॉलिसीज़ आप ले रहे हैं और ये तबाहकुन पॉलिसीज़ हैं। पीटीआई में तो कोई भी बंदा सामने खड़ा भी हो सकता है, बात भी कर सकता है। कैबिनेट में जिस तरह की गुफ्तगू होती है, खुली डुली होती है, और उसके बाद पार्टीज़ में जो बातें होती हैं, ये एक काफ़ी ओपननेस है पीटीआई में, अनलाइक अदर पार्टीज। लेकिन जो परफॉर्मेंस की बात है, लेकिन कराची से आपको आप सबसे एक तुक्का यानी एक ऐसा झटका लगा पाकिस्तान की सियासत को जब कराची से आपकी पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई 2018 के इंतखाबात में, शायद खुद भी आप लोगों ने नहीं सोचा था। अब उसी शहर के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं ना कि आपकी पार्टी कोई अपने वादे, अपनी कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रही, वहाँ आपको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पीपल्स पार्टी के हाथ में है सारा कुछ, वहाँ आपके पास फिर क्या काउंटर स्ट्रेटजी? देखिए ना, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारे जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है जो कई 4 सूबों में नहीं हो रहा, हमारे अपने चीफ मिनिस्टर से नहीं कर रहे, तो हम अपना सिंध वालों को किस मुंह से कहें कि आप PFC करें? प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी पार्टी का जो बुनियादी एक बात है, कराची को क्या गिला है? कराची को गिला है कि जो फंड्स का हिस्सा कराची का बनता है वो नहीं जा रहा। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आखिर में गया, उसके अलावा कराची को कभी उसका हिस्सा ही नहीं मिला। और जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है NFC अवार्ड के ऊपर नहीं, परवेज मुशर्रफ साहब के बाद से नहीं गया। NFC अवार्ड के ऊपर तो पीपल्स पार्टी छलांगे मारती है रोज, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करने को तैयार नहीं है। और हमारा ये जो असल जो सुकम हमारा आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम पंजाब में और KP में उस तरह से जो, लेकिन आपने कहा कि पंजाब में भी, KP में आपकी गवर्नमेंट है, वहां पे भी नहीं हो पा रहा, फिर कोई मसला क्या है? पंजाब और KP में नहीं हो पा रहा, ये है ना। देखें आप जरा आप सिर्फ इमेजिन करें चीफ मिनिस्टर की पावर क्या है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तौर के ऊपर करने की, कि उस्मान बुज़दार साहब ने आज फैसला किया कि उन्होंने जाके बलूचिस्तान में 75 करोड़ रुपया दे दिया जाके तुर्बत में जो है वो हॉस्पिटल बनाने का। अब आप मुझे बताइए कि क्या और शहबाज शरीफ साहब ने इससे पहले 17,000 अरब रुपया 17,000 रुपये जो थे अपना बिलियन रुपीस शहबाज शरीफ साहब ने 10 सालों में खर्च कर दिए। मुराद अली शाह और ये कायम अली शाह 12,000 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं इस दिन में। ये जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स पैसे खर्च कर रहे हैं, ये तो कभी मुगल बादशाहों ने भी नहीं सोचा होगा कि हम इस तरह से पैसे खर्च कर सकते हैं। और वो इतना पैसा है उनके पास, NFC अवार्ड को हम जो है वो ठीक करने को तैयार नहीं है। प्रोविंस में चीफ मिनिस्टर के पास पैसा इतना ज्यादा आ जाता है, वो क्यों दे? तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें सब लोगों से फिर एग्री करेंगे कि उस्मान बुज़दार एक बैड चॉइस है, एक लाइबिलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में, उस्मान बुज़दार? Well, I will not like to comment that in that harsh way जिस तरह से आपने किया। देखिए, मैं प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो मेजर इस वक्त रिफॉर्म इशू क्या है, पाकिस्तान का रिफॉर्म इशू जो है ना वो 2 है। एक तो ये है कि आपका जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल कंप्लाई विद नहीं कर रहा हमारी जो 21st सेंचुरी नीड्स हैं उनको। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं, हमारा सेक्रेटरी लगता है 22 ग्रेड में। अब 22 ग्रेड में उसके पास 8 महीने या 10 महीने होते हैं। अब आखिर में या उसके सबसे छोटे बच्चे की शादी हो रही होती है या वो अपना घर बना रहा होता है, उसको मिनिस्ट्री से कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। पहली बात तो यह है कि ये जो फेडरल सेक्रेटरी है ये ग्रेड 21 में लगना चाहिए। या ग्रेड सारे लोग जो 22 ग्रेड में लगते हैं फेडरल सेक्रेटरी, वो तो 5-5 साल होते हैं उनके। अभी जो लोग प्रमोट हुए हैं उनकी तो 4-4 5-5 साल सर्विस रहती है। जितने सीनियर सेक्रेटरीज लगते हैं मिनिस्ट्रीज में, आप अभी भी उठा के देख लेंगे एंड यू विल रियलाइज कि उनका कोई जो है वो आखिरी साल होते हैं
जिनके वो जबकि आकर के वो लगते हैं, और अभी भी आप उठा के देख रहे हैं। दूसरा बड़ा जो असल प्रॉब्लम है, देखिए एनएफसी अवार्ड है 59%, 8,000 अरब रुपया इसमें फेडरल गवर्नमेंट की आमदनी है, उनमें से 59% आपने सूबों को दे देना है। अब 59% सूबों को देने का मतलब यह है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस सूबों में जाने हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, 60% जो है एनएफसी से वो सूबों को जा रहा है, 60%, 60% के करीब अंदाजा। आप आगे से प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड ही नहीं दे रहे। 57.5%। देखिए वो बाकी सूबों में इन्होंने पंजाब का जिक्र किया, वहां पर तो लोकल गवर्नमेंट ही तबाह कर दी उन्होंने। दे हैव पुट अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन लोकल गवर्नमेंट्स। केपी में देयर इज नो लोकल, वो तो उन्होंने मान लिया ना। पंजाब में देयर इज नो लोकल गवर्नमेंट, वो तो खुद मान रहे हैं कि वहां भी, वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर इफेक्टिव नहीं। प्रोविंशियल कमीशन होनी चाहिए, उससे कोई मना नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने जहां इनके सूबे हैं वहां लोकल गवर्नमेंट जिसकी उस्मान बुज़दार को वो कोई इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर, उसकी जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप क्यों नहीं दे रहे? वो तो अपना जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं दिया, गलत किया है। नफीसा, वो मान रहे हैं कि गलत किया है पंजाब में भी, लेकिन आपकी हुकूमत क्यों नहीं कर रही? सिंध वो वाहिद सूबा है जहां इस वक्त प्रोविंशियल काउंसिल्स फंक्शनल हैं, उनको बजट्स जा रहे हैं, उनको अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशंस बजट जा रहे हैं। मैं खैरपुर में बैठी हुई हूँ, मुझे वफाक से पिछले 7 साल में 1 रुपया भी नहीं मिला। 25 लाख की आबादी है और मेरे खैरपुर के 60 वेल्स ड्राई हो चुके हैं। हमने वफाक में ईंधन भेज भेज के अपने वेल्स ड्राई कर दिए। हमारा अभी तक रोड नहीं नारे का बन पा रहा, लेकिन जो काम हुआ है डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। यूनिवर्सिटीज बनी है, कॉलेजेस बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं। तो मुझे बताइए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं बनाना था ना, फेडरल गवर्नमेंट ने कैसे आपकी सड़कें बनाने दी? बंदा जो आना है मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएगा लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, आप मुझे फोन करेंगे। सो दिस इज सिंध गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक वेलफेयर। इस वक्त पूरी जो हेल्थ माइग्रेशन है और जॉब माइग्रेशन है, चैलेंज से मैं कहती हूँ कि जहां कोई बेरोजगार होगा पंजाब का, रुख कराची करेगा। जहां किसी को लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएगा। जहां किसी को हार्ट की सर्जरी करानी होगी कराची में जाएगा या सखर में आएगा। तो ये डेवलपमेंट नहीं है जो हमने ये तो बड़ी अच्छी, लेकिन ये तो खैर बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये सही है, ये बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, अगर ये सही है, ये अगर सही है तो ये बहुत अच्छी बात है। इस पे तो आपकी जितनी भी तारीफ की वो ठीक है। मुझे एक आखिरी सवाल बता दें कि हुकूमतों के तो आखिरी 3-4 महीने में हुकूमतों के तो जो आखिरी 6 महीने में 3 महीने में जो एक परसेप्शन बनती है हुकूमत की, उसी पे इलेक्शन का दुनिया भर में फैसला होता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन हो जाते जनवरी फरवरी में तो वो यकीनी तौर पे अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते, लेकिन कोविड-19 की वजह से ऐसे मसाइल उनके लिए पैदा हो गए हैं कि अभी उनका इलेक्शन मुश्किल है। अब अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत इलेक्शन से पहले या अगले 1-1.5 साल में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेती है, जो मुख्तलिफ ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, परफॉर्मेंस ले रहे हैं, तो फिर तो ये कामयाब हो जाएंगे। आप जो कुछ भी इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो नाकाम हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है इसमें कि इनकी हुकूमत जो इतने इनिशिएटिव ले रही है मुख्तलिफ किस्म के, कहीं डैम का इनिशिएटिव ले रही है, कहीं रोज़गार स्कीम का इनिशिएटिव ले रही है, कहीं मॉर्गेज स्कीम्स लेके आ रही है हाउसिंग में, तो ये तो वो चीज़ें डिलीवर करने लग जाएंगी और साल 1.5 में। देखें जो डैम द्यामिर भाषा डैम है, 12 साल पहले गिलानी साहब ने भी वही तख्ती पहले तख्ती लगाई थी, उन्होंने तख्ती के ऊपर तख्ता जाके लगाया है। तो टू से कि इन्होंने इनका इनिशिएटिव है, आई एम नॉट श्योर कि इनका इनिशिएटिव है। बाकी जो इनका एहसास प्रोग्राम है वो एक BISP का जो ब्लूप्रिंट था उसके ऊपर उन्होंने कुछ पैसे उसमें बढ़ाए हैं। बाकी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कैम जरूर बनेगा, स्कीम नहीं बनेगी। अभी तक एक घर भी उसका नहीं बना। Seeing is believing. We have seen nothing from the government जो कोई डिलीवरी का एजेंडा हमें नजर आता हो। और उसके बरक्स जो कोरोना वायरस में इन्होंने डिबैकल क्रिएट किया, जो लोकस्ट में इन्होंने डिबैकल क्रिएट किया, जो PIA का इन्होंने डिबैकल क्रिएट किया, मुझे नहीं पता कि कौन उनको वोट देगा। People are talking about mid-term changes. People are talking about, we are not talking about -1. Look, quick, फवाद चौधरी साहब, क्या ये नैरेटिव जो ऑपोजिशन ने जिस नैरेटिव से आपको बांधा हुआ है, नाकामी के नैरेटिव से, इनकॉम्पिटेंस के नैरेटिव से, आपको लग रहा है कि आपकी हुकूमत अगले 12-18 महीने में इस नैरेटिव को टर्न अराउंड कर लेगी? लेकिन ये बात ये है कि जिस तरह से मैंने पहले ये कहा कि अपोजिशन कोई बड़ा चैलेंज नहीं है और ना ही फ्रैंकली उनका कोई नैरेटिव जो है वो बिक रहा है।
अलबत्ता ये हमारी जो परफॉर्मेंस का एक इम्तिहान है और वो हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि अपने वोटर को और जो लोग हमारे सपोर्टर हैं जिन्होंने हमें मान दे के यहाँ पे पहुँचा है हम उनको मुतमईन करें। हमारा जो अब तक का जो परफॉर्मेंस है पीपल्स पार्टी और PMLN फ्रेंकली उसका मुकाबला नहीं करते हैं। हमारी हुकूमत इनसे तो बहुत बेहतर है, लेकिन असल मसला यह है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो हमसे बहुत ज्यादा है। वक्त मेरा और ये वक्त में खत्म हो गया। फवाद चौधरी साहब का, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा का बहुत शुक्रिया। ये सारी बहस तेज़ तुंद आपने देखी, फैसला आपका है। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।